सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 14 करने जा रहे हैं। कल हमने गुप्ता एम्पायर से या गुप्ता वंश से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में भी हम गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। गुप्त साम्राज्य में संधि विग्रहित कौन थे? ठीक है, हु वर संधि विग्रहित इन द गुप्ता एम्पायर। तो अब यहां पे देखो, बेसिकली अगर यहां पे देखो तो यहां पे क्या लिखा है? संधि लिखा है। ठीक है, संधि और बोल सकते हो संधि और यह समझौता कब किया जाता है? जब कोई लड़ाई हो। ठीक है, कोई वॉर हो। और वॉर को बोल सकते हो कि उसके बीच में क्या समझौता साइन होता है? कभी दो पार्टीज के बीच में, अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो अगर लड़ाई को सॉल्व करने के लिए समझौता होता है कि नहीं होता? उस समझौते को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रीटी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखोगे तो, हिंदी में अगर बोलोगे तो संधि, समझौता, या इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? ट्रीटी। ठीक है, और वो ट्रीटी क्यों साइन की जाती है? पीस के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। कि शांति समझौते के बारे में हम लोगों ने देखा है ना, तो वही संधि यहां से रिलेटेड है। तो संधि विग्रहित कौन थे? तो वो लोग जो कि शांति और युद्ध के लिए मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, ऐसे मंत्री जो कि युद्ध के लिए युद्ध भी लड़ते थे और कभी युद्ध हो जाता था तो बात करने के लिए शांति प्रस्ताव के लिए जाते थे। ठीक है, तो शांति प्रस्ताव के लिए जो लोग जाते थे उनको क्या बोला जाता था? संधि विग्रहित बोला जाता था। ठीक है, जो युद्ध से और शांति के मंत्री थे उनको बोला जाता था। क्लियर है? वर्ड्स को देखा करो सबसे पहले, तो यहां पे हमको वर्ड से ही क्लियर होता था। संधि तो मतलब समझौता। समझौता किससे रिलेटेड होता है? युद्ध के बीच में। तो दो पार्टीज के बीच में जब समझौता कराया जाता है तो उस तरीके के जो मंत्री थे गुप्ता एम्पायर में उनको क्या बोला जाता था? संधि विग्रहित बोला जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सभी विभागों के अधीक्षकों को कहा जाता था। सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स वर नोन एज। क्या कहा जाता था? वहां के जो सुपरिटेंडेंट्स रहते थे या अधीक्षक जो वहां पे रहते थे उन लोगों को उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या बोला जाता था? यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहा है। कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की, अगर यहाँ पे देखो तो महासेनापति तो नहीं होगा। ठीक है, महासेनापति कौन होगा? जो कि सेना का बोल सकते हैं कि नेतृत्व करता होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? महासेनापति बोला जाता है। तो वो तो नहीं है। ठीक है, फिर महाबल अधिकृत की बात करूं तो महाबल अधिकृत ऐसे लोग होते थे जो कि बोल सकते हैं कि जो आर्मी जो लोग रहती थी, जो सेना रहती थी, सेना जहां पर रहेगी वो क्वार्टर्स रहते थे ना, उन क्वार्टर्स को जो संभालता था उसको क्या बोला जाता था? महाबल अधिकृत बोला जाता था। ठीक है, इंग्लिश में देखो तो कंटोनमेंट एरिया जो होता है ना, कंटोनमेंट का जो हेड होता था उसको बोला जाता था हेड ऑफ कंटोनमेंट। कंटोनमेंट मतलब कि ऐसी जहां पे सेना रहती है, जो सेना के क्वार्टर या टेंट लगे रहते हैं उनको कंटोनमेंट बोला जाता है। ठीक है, उनका जो हेड रहता था उसको क्या बोला जाता था? महाबल अधिकृत बोला जाता था। ठीक है, फिर यहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, कुमार अमृत की बात करूं, तो अमृत याद रखना कि अमृत का गुप्त एम्पायर में क्या मतलब होता था? हाईएस्ट ऑफिसर, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था ना, उसके पीछे क्या लगाया जाता था? अमृत्य लगाया जाता था। ठीक है, तो हमारा लास्ट आंसर क्या बचा? ठीक है, सर्व अध्यक्ष। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी सुपरिटेंडेंट्स होते थे, जो भी अधीक्षक होते थे, उस टाइम पे उन सब लोगों को क्या बोला जाता था? ठीक है, सर्व अध्यक्ष बोला जाता था। क्लियर हो गया?
तो बाकी के भी याद रखेंगे हम लोग। महाबल अधिकृत ऐसे लोग थे जो कि कंटोनमेंट एरिया के हेड होते थे, जो कि जहां पे सेना रहती थी, जहां पे क्वार्टर होते थे उनके, उसके हेड को क्या बोला जाता था? महाबल अधिकृत बोला जाता। महासेनापति की जरूरत नहीं है बताने की, जो सेना को संभालेगा उसको महासेनापति बोला जाएगा। वो कुमार अमृत्य कौन होते थे? और अमृत का मतलब याद रखना कि अमृत जब लगाया जाता था गुप्ता एम्पायर के बाद में किसी के, जब कोई बड़ा लेवल का अधिकारी होता था, जो हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता था, उसको बोला जाता था। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट छोटी पोस्ट है तो उसको नहीं बोला जाएगा कुमार अमृत्य को। तो हमारा आंसर क्या बता? सर्वे अध्यक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लोगों की एक समिति के रूप में जाना जाता था। तो उस टाइम पे की अगर बात करो या आज के टाइम पे भी आज बात करो तो सरपंच होते हैं कि नहीं होते? वहां पे बोल सकते हैं कि गांव में अगर कोई भी मतलब चुनाव करना होता तो सरपंच लोग बैठते हैं, 5 लोग एक साथ बैठते हैं कोई करने के लिए। तो उस टाइम पे जब 5 लोग एक गांव के क्षेत्र में बैठते थे कोई काम करने के लिए समिति के रूप में, तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था? तो मिक्स्ड आंसर मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। कोई ए बता रहा है, कोई सी भी बता रहा है कि दोनों है, ए भी और बी भी। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो 5 लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक समिति बनाते थे, किसके टाइम पे? गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे। तो उनको क्या बोला जाता था? पंचमंडली बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? पंचमंडली बोला जाता था। नेक्स्ट देखो, गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रांत की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोविंस की बात करूं, प्रोविंस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी गुप्ता एम्पायर में, उसको क्या बोला जाता था? जैसे कि हम लोग अगर वैदिक सभ्यता की बात करो तो वैदिक में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल था। ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष होता था उसको क्या बोला जाता था? कुलक बोला जाता था या कुलपति भी बोला जाता था। ठीक है, तो वैसे ही हमको गुप्ता साम्राज्य की बात करना है कि गुप्ता साम्राज्य में जो प्रांत होती थी उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो सब लोग क्या आंसर बता रहे हैं? ग्राम ही बता रहे हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। और जो ग्राम का अध्यक्ष होता था उसको क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ी क्या थी हमारी? भुक्ति। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई प्रांत में सबसे बड़ी इकाई को क्या बोला जाता था? भुक्ति बोला जाता था। और उसका अध्यक्ष कौन होता था? उपारिक होता था। ठीक है, अगर सबसे छोटी की बात करें तो ग्राम था, ग्राम के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ग्रामिक। और सबसे बड़ी की बात करूं, सबसे जो प्रोविंस में सबसे ऊपर की जो इकाई थी, सबसे ऊपर क्या आता था? भुक्ति आता था। और भुक्ति के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? उपारिक बोला जाता था। क्लियर है? तो और वैदिक सभ्यता में याद रखना कि वैदिक सभ्यता वाला ये अलग है कि उस टाइम पे सबसे छोटी इकाई क्या होती थी प्रांत में? कुल होती थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष को कुलपति या कुलक बोला जाता था। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, गुप्त साम्राज्य में गिल्ड अध्यक्ष को जाना जाता था। तो गिल्ड के बारे में बताया था मैंने, जो व्यापारियों का समूह होता था, जो ग्रुप होता था व्यापारियों का। जैसे कि मान के चलो मैंने बताया था कुछ लोग अगर लकड़ी का काम कर रहे हैं तो उनका अलग ग्रुप बन जाता था, कोई और लोहे का काम कर रहा था उन लोगों का अलग ग्रुप बन जाता था। तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता था? गिल्ड बोला जाता था। तो अगर गुप्त साम्राज्य की बात करो तो उसमें जो गिल्ड का अध्यक्ष होता था उसको क्या बोला जाता था?
ठीक है, तो इसमें हमारे को मिक्स्ड आंसर मिल रहे हैं। हमारा सही आंसर क्या है? नगर श्रेष्ठी। ठीक है, जो भी गिल्ड का अध्यक्ष होता था, जो व्यापारियों के समूह का अध्यक्ष होता था, उसको क्या बोला जाता था? नगर श्रेष्ठी। ठीक है, नगर श्रेष्ठ या नगर श्रेष्ठी दोनों नाम से बोला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग करनी है, हमको बताना है कि उस टाइम पे जो अधिकारी होते थे और उनका जो कार्य होता था वो क्या होता था। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, उसको सोचो और करो, मतलब मेरे को आंसर बताओ इसको। एक आंसर आया पर गलत है वो। एक भी चीज के बारे में नहीं सुना हम लोगों ने, एक भी अधिकारी के बारे में नहीं पढ़ा। एक तो पढ़ा होगा, इसके बारे में जरूर पढ़ा है हम लोगों ने। उत उत्खेत मतलब उत्खेता खेत, बेसिकली इसका काम क्या रहता है? जो उत्खेता खेता रहते हैं उनका काम होता है जो टैक्स रहते हैं ना, जो कर रहते हैं, उसको कलेक्ट करना। ठीक है, जो टैक्सेस को कलेक्ट करता था गुप्ता एम्पायर में, उसको क्या बोला जाता था? उत्खेता खेता, मतलब उसके उत्खेता के नाम से ही बोला जाता था उसको। ठीक है, फिर बाकी के अगर हम मैच करने की बात करें तो गुलमिका की बात करोगे तो गुलमिका कौन थे? जो कि जो वन और किलो के जो प्रभारी होते थे उनको क्या बोला जाता था? गुलमिका बोला जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बात करूं पुस्तपाल की, तो पुस्तपाल जो होते थे वो किसका रिकॉर्ड रखते थे? हमारी जो भी नोटरी रहती थी या जो भी रिकॉर्ड्स रहते थे ना, उनका ध्यान रखते थे। जैसे कि मान के चलो पुस्तकालय है, तो पुस्तक जितनी भी आएंगी उनका रिकॉर्ड रखने का काम किसका रहता था? ठीक है, पुस्तपाल का। उससे रिलेटेड याद रखना कि कोई भी अगर रिकॉर्ड रखना है तो रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? पुस्तपाल बोला जाता था। ठीक है, पुस्तक आएंगी तो पुस्तक का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, तो उससे रिलेटेड याद रखना। ठीक है, और फिर हमारा कौन बचा? सोहलिका बचा। तो सोहलिका कौन होते थे? जो हमारे कास्ट और जो कस्टम्स और टोल्स रहते थे उनको संभालने का काम रहता था। ठीक है, कलेक्ट करने का काम रहता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, ये जरूर बुकों में दिया है बहुत सी जगह, बाकी के ना दिए हो, पर उत्खेता के बारे में बहुत सारी बुक्स में बताया गया है। ठीक है, कि जो कर वगैरह के कर से रिलेटेड हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, तो जो कर को इकट्ठा करते थे, जो कर कलेक्ट करते थे, उनको क्या बोला जाता था? उत्खेता के नाम से जाना जाता था। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, पैदल सेना और घुड़सवार सेना के कमांडर के रूप में जाना जाता था। कि जो भी बोल सकते हैं कि जो इन्फेंट्री और कैवेलरी जो लोग रहते थे, या पैदल सेना या घुड़सवार जिनको बोलते हैं, उनका एक कमांडर होता था। क्योंकि घुड़सवार लोगों को भी एक कमांडर संभालता था और पैदल जो सेना रहती थी उनको भी एक कमांडर संभालता था। तो उसको क्या बोला जाता था? ठीक है, तो उसके आंसर सही आ रहे हैं। ज्यादातर ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। ठीक है, तो भट्सपति बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भट्सपति बोला जाता था। पर अगर मैं कुटुका की बात करूं तो जो एलिफेंट्स रहते थे, जो हाथी रहते थे, हाथी की जो सेना रहती थी, हाथी पर जो बैठे रहते थे, उनको उसका कमांडर को क्या बोला जाता था? कटुका बोला जाता था। ठीक है, पैदल सेना और अगर घुड़सवार की बात करूं तो उनके कमांडर को क्या बोला जाता था? भट्सपति बोला जाता था। और जो घोड़े पे बोल सकते, घोड़े पे ऊपर जो बैठे रहते थे, सेना जो सेना चलाते थे घोड़े के साथ में, उनको जो उनको निर्देशक करता था या कमांडर को क्या बोला जाता था? कुटुका बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखो, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित गिल्ड संगठन को जाना जाता था जैसे द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड इन द मंदसौर इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्त वाज नोन एज।
तो जो कुमारगुप्त का बोल सकते हैं कि अभिलेख है, कौन सा, मंदसौर अभिलेख, उसमें किसके बारे में पता चलता है, हमको एक गिल्ड के संगठन के बारे में पता चलता है। तो उसको उसमें किसके नाम से बताया गया है? ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहा है, पर सही आंसर एक का भी नहीं आया। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है? तंतुबाया। ठीक है, उस अभिलेख में जो गिल्ड संगठन है, उसमें किसके मतलब गिल्ड संगठन को किसके द्वारा बताया गया है? तंतुबाया के द्वारा। ठीक है, कि तंतुबाया एक तरीके का गिल्ड संगठन था, जो कि बोल सकते उस टाइम पे जो व्यापारी रहते थे उन लोगों को संभालता था, और उसका अभिलेख हमको किधर देखने को मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। और वो मंदसौर अभिलेख किसके लिए, किसके बारे में बताया गया है? तो मंदसौर मतलब कुमारगुप्त के बारे में बताया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लैंड मेसरर इन द गुप्ता एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि नापक था? कि कौन भूमि नापता था, उसके अधिकारी को क्या बोला जाता था? जो भी अधिकारी गुप्ता काल में भूमि को नापता था उसको क्या बोला जाता था? इसमें भी मिक्स्ड आंसर मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, कोई बी बता रहा है, पर सी वाले बहुत ही कम है। तो उस टाइम पे जो भूमि नापक थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, तो उनको क्या बोला जाता था? निवर्तन बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? निवर्तन बोला जाता था। बहुत सारी बुक्स में निवर्तन देके रखा है, दो और नाम देके रखे हैं, उनको भी नोट कर लो। ठीक है, एक और नाम क्या है हमारा? किंड्या वापा। किंड्या वापा। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? द्रोणा वापा। ठीक है, निवर्तन तो था ही, निवर्तन के साथ में किंड्या वापा भी बताया गया है, और दूसरा द्रोणा वापा के नाम से ही बताया गया है। अब कैसे बता के रखा है? क्योंकि अलग अलग जगह रहती थी, अलग अलग भूमि में अलग अलग राज्यों पे नापने के लिए रहते थे, तो अलग अलग राज्य के लोगों ने भूमि नापक को अलग अलग नाम देके रखा था। तो कहीं पे निवर्तन के नाम से जाना जाता है, कहीं पे किंड्या वापा के नाम से जाना जाता है, कहीं द्रोणा वापा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो नापते थे उनको बोला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? अब यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और जोड़ दूं, इसमें अगर मैं सर्जरी की बात कर दूं, ठीक है, सर्जरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? शल्य चिकित्सक। ठीक है, अभी सर्जरी की बात बताई थी मैंने, तो सर्जरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? शल्य चिकित्सा। तो अगर मैं मतलब मेडिसिन की भी बात करूं, चिकित्सा की भी बात करूं, और शल्य चिकित्सा की बात करूं, तो उस चीज का उसमें किसने अपना काम किया था? सुश्रुत ने किया था। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो दोनों हो सकते थे, चरक ने भी काम किया था चिकित्सा में फील्ड में, और साथ में किसने किया था? सुश्रुत ने भी किया था। ठीक है, पर यहीं पे अगर मैं सर्जरी भी जोड़ दूं कि सर्जरी की फील्ड में किसने काम किया था, या शल्य चिकित्सा के फील्ड में किसने काम किया था, तो सुश्रुत ने किया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे याद रखना, अगर सर्जरी की बात आ जाए, या फादर ऑफ सर्जरी, या सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा के पिता कौन थे? तो सुश्रुत थे।
ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले उन्हीं ने ही बताई थी उसके बारे में। सर्जरी करना मतलब कि जो आज के टाइम पे जो टांके लगाए जाते हैं उसको शल्य चिकित्सा या सेल वो बोल सकते हैं कि हमारी सर्जरी में आता है। और साथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी उन्होंने बताया था। ठीक है, तो वो सुश्रुत मतलब सुश्रुत है, और उन्होंने अपनी बुक में बताया था। तो उस बुक का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सुश्रुत से रिलेटेड कौन सी किताब में उन्होंने अपनी रचनाओं के बारे में लिखा है, तो सुश्रुत संहिता है। और सुश्रुत संहिता जो है वो किस विषय से रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड। ये चीज याद रखना, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुश्रुत संहिता की बात कर ली कि सुश्रुत संहिता जो है वो किस विषय से रिलेटेड है? विज्ञान से रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है, वो बोल सकते चिकित्सा से रिलेटेड है, या तीनों में से किसी का नहीं है? तो चिकित्सा याद रखना, क्योंकि सुश्रुत और जो चरक थे उन्होंने किस में काम किया था हमारे? ठीक है, सर्जरी की बोल सकते वो मेडिसिन की फील्ड में, चिकित्सा की फील्ड में काम किया था। और सर्जरी का कहीं यूज हो जाए, शल्य चिकित्सा की बात आ जाए या प्लास्टिक सर्जरी की बात आ जाए, तो उस टाइम पे हमको क्या ऑप्शन सही करना है? सुश्रुत सही करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो वो दोनों सही थे, पर यहां पे अगर मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो हमारा यहां पे सही आंसर क्या आ जाएगा? सुश्रुत आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गुप्त काल के साहित्यकार कौन थे? मतलब कि इनमें से कौन कौन उस टाइम पे गुप्त काल में साहित्यकार थे? मिक्स्ड आंसर मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, सब ऑल दी अबव बता रहे हैं। ऑल द अबव कैसे होगा? पहली बात तो चलो हरिसेन तो थे ही। ठीक है, समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। कालिदास की भी बात कर ली, तो कालिदास कहाँ पे थे? चंद्रगुप्त दो प्रथम के, सॉरी द्वितीय के कोर्ट में थे। भैरव भैरवी थे क्या? भैरवी क्या देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा, तो हमारा सही आंसर क्या है? भैरवी है। भैरवी हमारे किस में बिलोंग करते थे? पल्लवा जो डायनेस्टी थी ना, जो पल्लवा वंश था उसमें मतलब उसके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, पल्लवास के बारे में आपने देखा होगा, तो पल्लवास के कोर्ट में कौन थे हमारे साहित्यकार? भैरवी थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? भैरवी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको सही करना है। हु इज द लिटरेरी फिगर ऑफ, वॉज नॉट द लिटरेरी फिगर? साहित्यकार कौन नहीं है? ठीक है, अब इसको पढ़ो सही से। गुप्त काल के साहित्यकार कौन नहीं है? ठीक है, नहीं की बात करोगे तो कालिदास तो थे। ठीक है, वहीं पे अगर हरिसेन की बात करो तो हरिसेन भी थे, भैरवी नहीं थे। ठीक है, भैरवी किस वंश को बिलोंग करते थे? पल्लवा डायनेस्टी को या पल्लवा वंश को डिनोट करते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंद गुप्त का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्ता एज डज नॉट बिलोंग टू स्कंद गुप्त? ठीक है, अभिलेख के बारे में बताना है, कौन सा अभिलेख नहीं है स्कंद गुप्त से रिलेटेड?
तो मिक्स्ड आंसर मिल रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? ईरान पाषाण स्तंभ। ठीक है, इसमें हमने देखा था, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है? समुद्रगुप्त के बारे में बताया। ठीक है, और इसकी बात करूं तो ये कहां पर स्थित है? सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें इस वाले पाषाण मतलब अभिलेख में हमको किसके बारे में पता नहीं चलता है? स्कंदगुप्त के बारे में पता नहीं चलता, इसको बिलोंग नहीं करता है ये चीज क्लियर हो गई? इसमें किसकी इंफॉर्मेशन देके रखी है? समुद्रगुप्त की इंफॉर्मेशन देके रखी है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे अधिक संख्या में शिलालेख जारी किए? सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का। कुछ लोग अभी भी गलत बता रहे हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, तीनों मिक्स्ड आंसर आ रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या है? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने सबसे ज्यादा अभिलेख बनवाए थे। अगर आप देखोगे तो मथुरा में हमको देखने को मिल जाएगा, सांची में देखने को मिल जाएगा, उदयगिरी जो केव्स है वहां पे देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभिलेख किसके टाइम पे किस शासक ने बनवाए थे? तो कुमारगुप्त ने बनवाए थे। और बेसिकली मेन देखो तो मथुरा का जो है मथुरा अभिलेख उसके नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, सांची का अभिलेख जाना जाता है, उदयगिरी केव्स का अभिलेख जो है वो भी जाना जाता है उसके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुप्त, ये भी सबसे इजी क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी क्या थी? द कैपिटल ऑफ गुप्तास वाज एट? क्या थी? सभी आंसर करो जल्दी, अब इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है। तो क्या थी गुप्ताओं की राजधानी? स्टार्टिंग में बात करें तो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेम द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट हिज डाउरी फ्रॉम द लच्छवी? इस राज्य के नाम, उस राज्य का नाम बताइए जिसने चंद्रगुप्त प्रथम को लच्छवी से दहेज में मिला था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को दहेज में लच्छवी, मतलब लच्छवी से जब उन्होंने लच्छवी की राजकुमारी से शादी की तो दहेज में कौन सा राज्य मिला था उनको? सब बी बता रहे हो साकिब। भैया जो उन्होंने जिसको कैपिटल बनाया था वही उनको दहेज में मिली थी पहले, पाटलिपुत्र। ठीक है, लच्छवी से जो पाटलिपुत्र राज्य था वो उनको दहेज में मिला था, फिर उसको लेने, उस दहेज में मिलने के बाद उनने उसको क्या बना दी? राजधानी बना दी थी, अपनी अपनी कैपिटल बना दी थी उसको। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये चीज याद रखना कि जो दहेज में क्या, लच्छवी से हमको दहेज मतलब बोल सकते हो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दहेज में क्या मिला था? पाटलिपुत्र राज्य मिला था, और उसी को उन्होंने क्या बना दिया था बाद में? कैपिटल या राजधानी बना दी थी। नेक्स्ट देखो, दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसका अवधारण है? द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द दिल्लीज कुव्यत उल इस्लाम मॉस्क्यू इज अ रिटेंशन ऑफ? उसमें अगर देखो तो उसमें हमको किसको, किसके बारे में पता कर मतलब देखने को मिलता है? ठीक है, ये चीज याद रखना, ये जो लौह स्तंभ है ना उसको किस नाम से जाना जाता है? मेहरौली लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेहरौली आयरन कॉलम है उसका नाम। ठीक है, तो मेहरौली आयरन कॉलम की बात करोगे जो कि कहां पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में भी किस मॉस्क्यू में बताया गया है? कुव्वत उस इस्लाम के बारे में। तो उसमें किसके बारे में जिक्र बताया गया है? उस स्तंभ में किसका इसका वो जिक्र है हमको?
तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, चंद्र का बोल सकते हैं उल्लेख है उस स्तंभ में। किसके बारे में, किसका नाम लिखा हुआ है, चंद्र नाम लिखा हुआ है। अब चंद्र नाम किससे डिनोटेड है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड से डिनोटेड है, ठीक है। और हमने देखा है कि चंद्रगुप्त जो टू थे वो किसके भक्त थे, विष्णु भगवान के, ठीक है। वो किसकी आराधना करते थे, लॉर्ड विष्णु की आराधना करते थे। इसलिए उस स्तंभ में हमको किसके बारे में, किसकी फोटो देखने को मिलती है, गरुड़ की फोटो देखने को मिलती है। जो गरुड़ भगवान है उनकी भी बोल सकते हो कि जो फोटो है या जो चित्र है उस स्तंभ में बना हुआ है। तो ये चीज याद रखना कि गरुड़ का फोटो बोल सकते हैं कि कौन से स्तंभ में बना हुआ है, तो हमारे बोल सकते हैं कि जो महरौली का लोह स्तंभ है वहां पे हमको गरुड़ की फोटो देखने को मिलती है, ठीक है। उस बोल सकते हैं कि उस स्तंभ पे बना हुआ है गरुड़ का फोटो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि थी, पृथ्वी प्रथम वीर किसका टाइटल किसको मिला था, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या है, समुद्रगुप्त। तो इसका अभिलेख कहां पर देके रखा है, तो एक किताब है बेसिकली, उस किताब का नाम क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्तास, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियर गुप्ता एक बुक है, उस बुक में इसका अभिलेख देके रखा है, ठीक है। इस बुक में क्या बता के रखा है कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण पद या बेसिकली जितनी भी राज्यों पे आक्रमण किया था वो सारे के सारे आक्रमण कैसे थे, सक्सेसफुल थे। वो सभी आक्रमणों पे जीता था, सबको अपने कब्जे में ले लिया था। उसका वितरण किस किताब में देखने को मिलता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियर गुप्तास में। और ये भी बता के रखा था कि जब वो राज्यों को जीतता था तो साथ में क्या इशू कराता था, सिक्के इशू करवाता था। तो कुछ सिक्कों पे बोल सकता है कि हमने देखा था कि कुछ पे क्या लिखवाया था, अश्वमेध का रक्षक लिखवाया था, ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं कुछ सिक्कों पे हमको किसके बारे में देखने को मिलता है, पृथ्वी ही प्रथम वीर के नाम से भी कुछ सिक्के हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिक्कों पर भी ये लिखा गया था। और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियर गुप्तास की एक किताब है जिन पे गुप्तास के बारे में लिखा गया है, उस किताब में भी इसका वितरण देके रखा है, ठीक है। ये चीज याद रखना है इसको। किताब का नाम क्लियर है सबको, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियर गुप्तास। तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको यही बोला जाता है या हिंदी में भी यही बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, उत्तरी क्षेत्र में आर्यवत के राजा या दक्षिण पथ के राजा किस गुप्त शासक से परिचित है, पराजित है। द किंग्स ऑफ द आर्यवत इन द नॉर्थर्न रीजन एंड द किंग्स ऑफ दक्षिण पथ वॉज डिफीटेड बाय विच गुप्ता रूलर्स। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्थ की बात करोगे या साउथ की दक्षिण पथ की बात करोगे तो किसने हराया था, वो सभी राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। दक्षिण पथ के बारे में हमको पता ही है तो उनको। और बेसिकली जो हमारे वीए स्मिथ है उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या बता के क्या टाइटल दिया था, भारत का नेपोलियन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी बताया था। नेक्स्ट देखो, आई सियांग एक चीनी यात्री भारत आया और चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए गया गया है। ये गया में एक मंदिर के निर्माण के रूप में डैश गुप्ता शासक का उल्लेख किया। आई सियांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने एक गुप्ता या गुप्त बोल सकते हैं कि जो रूलर था, जो बोल सकते शासक था, उसके बारे में बताया कि उन्होंने क्या बनवाया था, गया में जो बोल सकते कि एक मंदिर बनवाया था। किन के लिए, चाइनीज पिलग्रिम्स के लोगों के लिए, चाइनीज बोल सकते चीनी वो जो तीर्थ यात्री थे उनके लिए बनवाया था,
ठीक है, तो किसने बनवाया था, किसका उल्लेख कराया उन्होंने, आई सियांग ने। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो आई सियांग जब यहाँ पे भारत में आए थे तो गया में गए, तो गया में उन्होंने जाके देखा कि एक मंदिर बना हुआ है, देखा है ना, बोध गया के नाम से जो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो बोध गया मतलब कि गया में एक मंदिर बनवाया था उन्होंने, किसके लिए, चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये वाला जो मंदिर है किस गुप्ता शासक ने बनवाया था। आंसर ही नहीं आ रहे हैं क्या इसके? तो उन्होंने किसका उल्लेख किया है, किस शासक का उल्लेख किया है, श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। ठीक है, आई सियांग ने किसका उल्लेख किया है, श्रीगुप्त का उल्लेख किया है कि श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। या बोल सकते कि वो जो मतलब बोल सकते जो बुद्धिस्ट लोग जिस तरीके के मंदिर में पढ़ते हैं, वो जो रहता है हमारा बिहार टाइप का जो रहता है, वो बनवाया था। मंदिर को नहीं बोलते, उसको बिहार बोलते हैं वो लोग। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज। हमने मौर्यन के टाइम पे देखा था, तो गुप्ता के टाइम पे क्या रेट, मतलब वहां पे कर दिया जाता था। तो क्या था उस टाइम पे, 6th पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी पार्ट होता था, जितना भी भाग होता था, उसका कितना देना पड़ता था, 1/6 देना पड़ता था। नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपहारत। ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपहारत कहा जाता था। ठीक है, तो इसके आंसर आना शुरू हो गया है, सब ए बता रहे हैं। ठीक है, तो अपहारित किसको कहा जाता था, नॉन कल्टीवेटेड लैंड को, जो कि गैर खेती योग्य भूमि रहती थी, उसको क्या बोला जाता था, अपहारत बोला जाता था। नेक्स्ट देखो, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, जो सिंचाई इरिगेशन टैक्स लगता था उस टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाता था। आंसर करो सभी। अब सब लोग हिरण्य बता रहे हो, बी भी बता रहे हो। भैया हिरण्य कैसे होगा, हिरण्य तो मौर्य साम्राज्य के टाइम पे था ना, और मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ऐसा करता जो कि कैसे दिया जाता था, कैश की फॉर्म में दिया जाता, तो ये आंसर कैसे हो गया। और उदरंग की बात करो तो उदरंग भी एक तरीके का कर है जो कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही लगाया जाता था, पर किस पे लगाया जाता था, भूमि पे लगाया जाता था। ठीक है, भूमि का जो कर रहता था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, उसको क्या बोला जाता था, उदरंग बोला जाता था। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, भेदक भागम। ठीक है, जो सिंचाई कर रहता था, सिंचाई कर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या बोला जाता था, भेदक भागम बोला जाता था। और उपार्णिका का मतलब देखोगे तो उपार्णिका एक तरीके का कर था जो कि किसान लोग देते थे अपनी जमीन पे खेती करने के लिए, एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये, कि अगर बोल सकते हैं सिंचाई कर की बात करूं तो सिंचाई कर को क्या बोला जाता, बीतक भागम बोला जाता था। अगर हिरण्य की बात करो तो हिरण्य एक तरीके का कैश फॉर्म में दिया जाता था, किस टाइम पे, मौर्यंस के टाइम पे। और अगर उदरंग की बात करूं तो उदरंग कैसा करता, जो भूमि पे लगाया जाता था, जैसे कि 1/6 जो पार्ट हमने देखा था ना कि 1/6 भाग देना पड़ता था, तो उसको उदरंग भी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस ऑफ सती प्रथा हैज बीन फाउंड फ्रॉम। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में हम या तो लाइक कर दिया जाएगा या फिर कल बता दूंगा मैं। और सबको जिनको पता है भैया वो कमेंट कर दिया करो, उससे पता चल जाता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।